तो हमने कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल देखा है। ठीक उसी तरीके से हमारे रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल भी सॉल्व होते हैं। कैपेसिटर हमने देखा था कि सीरीज और पैरेलल की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानते हैं कौन कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है, कौन कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है। बिल्कुल वही पहचान सीरीज और पैरेलल की रेजिस्टेंसेज की भी होती है। बस इतना फर्क है कि दोनों में वो उल्टे हुए आते हैं। जैसे अगर कैपेसिटर हमारे सीरीज में लगे हों तो वो उल्टे होकर के ऐड होते हैं, वही रेजिस्टर हमारे सीधे ऐड होते हैं। जैसे कैपेसिटर पैरेलल में हमारे सीधे ऐड होते हैं, वो यहाँ पे उल्टे होकर के ऐड होते हैं। बस सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ वही। एक बार आप पहचाना सीख गए कि सीरीज है पैरेलल, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत 10th क्लास पर आपने प्रैक्टिस की हो तो बढ़िया, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस कर लो। जो डाउट आता है मुझे बता दो, मैं उसमें आपको करके दिखा दूंगा और कुछ क्वेश्चन में साथ साथ करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको सीरीज पैरेलल पहचानना आ जाएगा। ठीक, अब हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि कुछ केस हमारे ऐसे होते हैं जहां पे डायरेक्ट सीरीज पैरेलल नहीं मिलता है। क्योंकि देखो सीरीज पैरेलल का रेजिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो वैसे 10th क्लास तक का ही है, उसी पूछा जाता है। अब आपसे कोई नहीं पूछेगा नीट में या जेईई मेंस में कि सीरीज पैरेलल रेजिस्टर के छाड़ दो, उसमें उससे अगला कॉन्सेप्ट ही यूज होगा, तो हम उसी पे पकड़ बनाएंगे। उसके साथ साथ उसके अंदर अपने आप से आ जाता है हमारा वो कॉन्सेप्ट जो सीरीज पैरेलल से सोल्व होता था। तो अगर हमारा कोई ऐसा रेजिस्टर्स है जो हमको सीरीज पैरेलल में नजर नहीं आ रहे हैं, या कैपेसिटर भी वो हो सकता है, अगर हमको डायरेक्टली वो सीरीज पैरेलल में नजर नहीं आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास कुछ और रूल्स होते हैं जो उसमें तो लगते ही हैं जो सीरीज पैरेलल है, साथ साथ उनमें भी लगते हैं जहां पे सीरीज पैरेलल साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा हो या हो ही ना, वहां पर भी ये रूल लागू होते हैं। ठीक, सीरीज पैरेलल में तो लगेंगे ही, उसके अलावा भी लगते हैं, जहां पे वो नहीं लगता ये वहां भी लगता है। तो ये जो रूल्स हैं ये किरचॉफ रूल्स। तो 2 किरचॉफ रूल्स है उसने दिया है उन सर्किट के लिए जहां पे हमको दिक्कत हो जाती है सीरीज पैरेलल सोल्व करना। वैसे लागू उनमें भी जाएगा, उसके अलावा तो लगता ही यही है। मतलब सीरीज पैरेलल जहां ना लगे वहां तो लगना ही इसको होता है। तो क्या है देखना, तो किरचॉफ ने 2 रूल दिए। किरचॉफ एक साइंटिस्ट था, उसने हमको 2 रूल बताए सर्किट के बारे में। और जो पहला रूल उसने बताया किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं उसको, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक, उसने ये जो रूल लिखा है चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर बेस लिखा। अब जानते हैं रूल क्या होता है। तो केसीएल या किरचॉफ करंट लॉ जो रूल है वो ये कहता है किसी जंक्शन पे नेट करंट जो एंटर करेगा वो नेट करंट जो लीव करेगा उसके बराबर होगा। ठीक ऐसा ही एक रूल हमने हीट वाले कॉन्सेप्ट में, कंडक्शन में भी यूज किया था कि नेट हीट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू नेट हीट लीविंग, क्योंकि वहां पर भी वो जंक्शन हीट कंज्यूम नहीं करता है। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, किसी जंक्शन पे नेट करंट जितना आ रहा होगा उस जंक्शन से नेट करंट उतना ही निकल के जाएगा। यानी अगर मैं इन दोनों की वैल्यू, इन सब की वैल्यू को लिखूँ, इसको I1 मानूँ, इसको I2 मानूँ और निकलने वाले को I3 और इसको I4 माना जाए, तो ये रूल कहता है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ये दोनों बराबर होंगे जो निकलने वाला और एंटर करने वाला करंट होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन छोटा मोटा कभी पूछा जा सकता है, ये दरअसल चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि एक बार जितना चार्ज जंक्शन पे आया है उतना चार्ज जंक्शन से आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो जंक्शन का चार्ज बढ़ता चला जाएगा, उसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, और उसका पोटेंशियल चेंज हुआ है फिर उस पर आने वाला करंट भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, स्टेडी स्टेट में उसकी वैल्यू सेम रहती है, इसलिए जितना करंट उस पर आया है उतना ही करंट उसको छोड़ के जाएगा। देखो अब इनको यूज़ करना वो कलाकारी है, वो आप अपने हिसाब से यूज़ करोगे। ठीक, जितना बढ़िया आपसे आप सीखते हो, उतना प्रैक्टिस करते हो, उतना बढ़िया आप इनको सीख जाओगे, उतना बढ़िया यूज़ कर पाओगे। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त आते हैं इनके ऊपर। तो दूसरा जो रूल उसने बताया वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये भी यूज़ किया था हमने वहाँ पर अलग रूप में यह अलग रूप में है। ये दरअसल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या केवीएल। ये कहता है कि किसी क्लोज लूप में अगर आप समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज लिखोगे तो वो 0 आएगा। अगर आप किसी क्लोज लूप में समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज लिखोगे, यानी कि सारे वोल्टेज के चेंजेस अगर ऐड कर दोगे किसी क्लोज लूप में, तो वो नेट 0 आएगा। क्योंकि समेशन असल वो क्या कह रहा था कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है। ये इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि नेट एनर्जी चेंज होती ही नहीं, जो सर्किट में टोटल एनर्जी है वो 0 ही रहेगी, उससे चेंज होता नहीं है। वो एक लेता है दूसरा एनर्जी देता है। क्लियर हो पॉइंट? अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो मैंने एक सिंपल लूप लिया है, इस लूप में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक 10 ओम का, एक 20 ओम का, और एक बैटरी लगी हुई है 60 वोल्ट की। तो वैसे तो साफ नजर आ रहा है कि ये दोनों सीरीज में हैं। ठीक, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्शन है, करंट इसमें से निकल करके इसमें जाएगा, जैसा कैपेसिटर में था कि अगर वही चार्ज आगे फ्लो करके जाए तो वो कैपेसिटर सीरीज में है, नहीं तो फिर नहीं। तो यहाँ पर भी वही रूल होता है, अगर वो सेम करंट आगे जाए फिर तो वो सीरीज में है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे सेम करंट आगे जाएगा, जो इसको मिला है उस करंट को आगे जाना पड़ेगा, कि और कोई रास्ता उसके पास है भी नहीं, जंक्शन कोई बीच में नहीं है। तो इस वजह से 10 ओम और 20 ओम हमारे सीरीज में हुए। तो पहले सिंपल सोल्व करते हैं इसको। 10 ओम 20 ओम का सीरीज कितना बनेगा, डायरेक्ट ऐड होंगे 30 ओम बन जाएगा। तो 30 ओम इनका रेजिस्टर हो गया और 60 वोल्ट की बैटरी है। तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR से कितना करंट आ रहा है, 2 एम्पेयर। 60 बाई 30 2 एम्पेयर करंट आ रहा है, तो आंसर इसका 2 एम्पेयर आना चाहिए। ये हमारा सिंपल सीरीज
पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से हमने किया है। अब इसमें केवीएल लगा के देखते हैं या केसीएल दोनों से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो मुझे ना पता हो कि सीरीज है कि पैरेलल है, तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ, इस केस में हम एजम्पशन अक्सर इस तरह करते हैं कि इसमें से करंट जा रहा है आई। सपोज बैटरी ने आई करंट टोटल सप्लाई किया, तो बैटरी जो आई करंट टोटल सप्लाई करती है वो दोनों से होकर के जाएगा, इसमें भी करंट आई जाएगा, इसके पास भी करंट आएगा। अगर जंक्शन आएगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं आएगा तो सेम रहेगा। तो करंट आई इसके पास भी गया, इसके पास भी गया और वापस बैटरी में आकर घुस गया। ठीक, अब हम इसमें जंक्शन में किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और एक क्लोज लूप फॉलो करते हुए उसी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, एक लूप फॉलो करते हुए उसी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। ठीक, अगर जो भी नेट आएगा उसको इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अभी देखना क्या है, अगर अच्छा इसको जब हम इस तरफ जाएंगे तो करंट जहाँ जाता है उस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करता है, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। तो इसमें एक टर्म यूज होती है पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है कितना पोटेंशियल घट गया, और पोटेंशियल ड्रॉप किस तरफ होता है, जिस तरफ करंट चल रहा होता है उस तरफ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। बाई चांस आप करंट के अगेंस्ट जाओगे तो पोटेंशियल राइज होता है, यानी कि करंट उसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक, तो आप करंट के अलोंग चलोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है और अगेंस्ट जाओगे तो पोटेंशियल राइज होता है। इसमें एक साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं। वैसे तो क्लोज लूप में कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आपने बस इतना याद रखना है, अगर ड्रॉप को पॉजिटिव लिया तो राइज को नेगेटिव ले लेना, उल्टा कर देना बस। अगर ड्रॉप को नेगेटिव ले लिया फिर राइज को पॉजिटिव लेना, अगर क्लोज लूप में चलो तो ऐसा रहता है। ठीक, पर लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको दिक्कत उसमें रहे तो सिंपल एक बात याद रखना कि अगर आप करंट के अलोंग जा रहे हो, लूप के अलोंग, जो आपने लूप लेट किया है वो एक्चुअल करंट के अलोंग ही जा रहा है, फिर तो उस वैल्यू को पॉजिटिव मान लो। अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है तो नेगेटिव मान लो। बैटरी का पहले टर्मिनल आपको पॉजिटिव मिले तो पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव मिले तो नेगेटिव मान लो। ये सारी बातें एग्जांपल में बताता हूँ कैसे हो रहा है। हम यहाँ से चलते हैं और लूप के अलोंग चलते हैं, तो करंट भी उधर ही जा रहा है जिधर हम जा रहे हैं। तो कितना ड्रॉप होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। ये पोटेंशियल चेंज होगा ना यहाँ पे। इस रजिस्टर के अक्रॉस, इस रजिस्टर के दोनों एंड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि रजिस्टर कुछ पोटेंशियल खा जाता है, को कंज्यूम कर लेता है। कितना, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई इंटू आर। तो इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, I इंटू 10, और वो ड्रॉप है कि करंट भी उधर ही जा रहा था। तो 10 इंटू आई को मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब जितने भी ड्रॉप आएंगे सबको पॉजिटिव लूंगा। आगे भी करंट उधर ही जा रहा है जिधर हम जा रहे थे, तो यहाँ भी क्या हुआ, हमारा पोटेंशियल ड्रॉप ही हुआ। तो वो कितना बना, 20 इंटू आई, करंट तो सेम जा रहा है, तो 20 इंटू आई को क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। अब पहुँचे हम बैटरी पे। अगर आप यहाँ पहुँचते हो घूम करके फिर यहाँ पहुँचते हैं, अब हम बैटरी के लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल पे जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल जो हो रहा है वो बढ़ रहा है। जहाँ पे हम जा रहे हैं हमारा अगला स्टेप जो पड़ेगा वो एक हाई पोटेंशियल पे पड़ेगा, यानी कि हमारा पोटेंशियल इंक्रीज कर गया। तो जब हम ड्रॉप को पॉजिटिव ले रहे थे तो फिर राइज को क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, तो वो नेगेटिव बन गया यानी -60, और फिर हम वहीं पहुँच के जहाँ से चले थे, तो जो भी बना उसको इक्वल टू क्या रख दिया, 0। ये तो कॉन्सेप्ट हम सिंपल पढ़ा ड्रॉप और राइज से। एक वैसे कॉन्सेप्ट चले अगर हम, तो अगर आप करंट के अलोंग गए तो पॉजिटिव पॉजिटिव, पहले बैटरी का नेगेटिव मिला तो नेगेटिव, पॉजिटिव मिलता तो पॉजिटिव लेते। ये रट्टा भी है, इसको आप उससे लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अभी सॉल्व किया, देखो 20i 10i 30i बन गया, 60 उधर गया, फिर से करंट कितना आ गया, 2 एम्पेयर। ये हमने इसमें किरचॉफ लॉ से सॉल्व किया, इससे पहले आपको सिंपल सॉल्व करके दिखाया था। ठीक, तो इन दोनों रूल के ऊपर बेस्ड लगभग हर साल क्वेश्चन रहता है हमारा बोर्ड में, तो रहता ही रहता है। और वो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। बस थोड़ा आसानी सिर्फ इसलिए है थोड़ी बहुत कि वो हमेशा ऑप्शन में आता, मोस्टली ऑप्शन में आता। रेयरली कभी ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन अब अलग से आ जाए कि वो करना ही पड़ जाए, कंपलसरी हो, ऐसा रेयरली होता है। अगर होता भी है तो फिर वो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी वाला कर देते हैं, वो सिंपल थोड़ा पूछ लेते हैं जहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहती हो। असल में कैलकुलेशन बड़ी भयंकर हो जाती है इस किरचॉफ लॉ को सॉल्व करते हुए। आप देखना भी आपके एनसीईआरटी में एक सर्किट दिया हुआ है, उसके बीच में एक 5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। उस क्वेश्चन खुद से ट्राई करना तो आपको समझ में आएगा कैलकुलेशन कितनी खतरनाक इसमें होने वाली है। तो मैं एक और क्वेश्चन इस पे ले रहा हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लिया है। यहाँ पे क्या है कि भी 50 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और एक 10 ओम का रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, एक 20 का और 5 का रजिस्टर यहाँ लगा हुआ और ऐसे जा रहा है। इसमें से हमको बताना है करंट टोटल कितना निकलेगा, बैटरी में से टोटल करंट कितना निकलेगा। देखो वैसे तो यहाँ भी सीरीज पैरेलल लग सकता है कि साफ नजर आ रहा है, तो पहले सीरीज पैरेलल से करते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको किरचॉफ लॉ से निकाल के मैच करेंगे। देखो अभी ये साफ दिख रहा है कि 20 और 5 पैरेलल में है, क्यों, क्योंकि दोनों के एंड एक जैसे जुड़े हुए हैं, दोनों का वोल्टेज सेम हो गया। तो 20 और 5 का पैरेलल कितना बनेगा, उल्टे करके जोड़ेंगे, तो उल्टे करके जोड़ने पे कितना बनेगी वैल्यू, ये 1/20 + 1/5 = 1/r नेट। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, 4/20 यानी 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया गया, 20 हो गया, तो 5/20 यानी 4 ओम आ गया, तो r आ गया 4। इन दोनों का नेट आ गया 4 ओम, तो इन दोनों का नेट बन गया हमारा 4 ओम बन जाता है। और
उस 4 के साथ ये 10 किस में है, सीरीज में, तो टोटल बन गया 14। अब 14 टोटल नेट रेजिस्टेंस आ रहा हमारा 50 वोल्ट की बैटरी है, तो टोटल करंट कितना आएगा, टोटल करंट हमारा आएगा 50/14 यानी 25/7। तो 25/7 एम्पेयर बैटरी सप्लाई कर रही है। ये हमने सीरीज पैरेलल यूज़ करके निकाल दिया, ताकि साथ साथ मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि सीरीज पैरेलल आप सीख जाओ थोड़ा बहुत। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछेंगे आपसे। बोर्ड की बात करें तो कंपटीशन की बात करें तो बोर्ड में तो खैर आता ही नहीं इसका सीरीज पैरेलल का। बोर्ड में क्वेश्चन इससे अगर आना है रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से, तो क्वेश्चन किरचॉफ लॉ पे आएगा, वो लिख देंगे साथ में कि किरचॉफ लॉ यूज़ करके सॉल्व करो अगर बोर्ड का क्वेश्चन आया तो। कंपटीशन में क्वेश्चन इतना सीधा आता नहीं, कंपटीशन में भी क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किरचॉफ लॉ पे आता है। मतलब सोल्व करने के अगर आपके पास और तरीके हैं तो कर लो, लेकिन मोस्टली सोल्व तो किरचॉफ लॉ से ही होता है। तो ये लॉ ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। तो अब मैं फिर से लगा के दिखा रहा हूँ इसको, यहाँ पे सोल्व करते हैं कि यहाँ पे कैसे रहेगा किरचॉफ लॉ, यहाँ पे कैसे यूज़ होगा। तो ये 50 वोल्ट की बैटरी है, ये 10, 20 ओम का 5 ओम का हमारे पास रजिस्टर है। तो मैंने यहाँ पे एक लूप लिया, क्लोज लूप, जो आपका दिल करे वो क्लोज लूप आप लो। अच्छा, उससे पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, मान लिया कि यहाँ से करंट आई निकला होगा, करंट आई यहाँ से निकला, उसके बाद वो दो हिस्सों में बट गया, I1 ऊपर गया और I2 करंट कहाँ गया, नीचे। I1 करंट ऊपर गया, I2 करंट नीचे गया, दो पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और यहाँ पे आगे करंट दोनों वापस कंबाइन कर जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, सेम करंट आगे फ्लो कर जाएगा। तो इसमें हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, इधर से करंट I1 आई आ रहा है, आगे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर कंबाइन हो गया और वापस बैटरी में चला गया I करंट। अब हम कोई लूप ढूंढते हैं, आपकी इच्छा जो मर्जी लूप लो, लेकिन जहाँ तक हो सके ऐसा लूप लो जो इजी कैलकुलेशन कर दो, इसमें वैसे भी कॉम्प्लिकेशन बहुत होने वाली है। तो इसके लिए मैंने छोटा लूप लिया, ये छोटा लूप, क्योंकि इसमें जितने कम हमारे अप्लायंसेस रहेंगे उतना आसान होगा कैलकुलेशन करना। तो मैंने छोटा लूप उठाया, क्लोज लूप कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसमें बैटरी लगी हुई हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, बस उसमें लूप पूरा होता हो, वो जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे एंड होता हो। जितना छोटा हो सके उतना छोटा लूप लो। तो छोटा लूप लिया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ, क्योंकि मैं करंट के अलोंग जा रहा हूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो माना 20I1, क्योंकि हम भी जहाँ जा रहे हैं करंट का एरो भी कहाँ बनाया है, हमने उधर ही बनाया है। अच्छा, अगर आप करंट का एरो स्टार्टिंग बाई चांस गलत भी बना लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप से आंसर माइनस आ जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। करंट का एरो जैसे मर्जी बना, आप अपनी समझ के हिसाब से शुरू में एरो बना दो, बस उसके बाद लूप लो लगा दो, आपका आंसर अपने आप सही आएगा। 20 × I1 पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, उसके बाद आप यहाँ पहुँचे और ये 5, हम अब जा रहे हैं इधर और करंट आ रहा है अगेंस्ट, हम उधर जा रहे हैं लूप पूरा करने के लिए, मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि हम यहाँ से चले थे इधर जा रहे हैं और ये अगेंस्ट जा रहा है। तो अगर अगेंस्ट जाएगा तो पोटेंशियल राइज होगा कितना, 5 × I1, वही पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला तो V = I × R वाला ही है, लेकिन राइज है या ड्रॉप वो हम देख लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से कहाँ जा रहे हैं। तो हम क्योंकि अगेंस्ट जा रहे हैं तो मैंने माइनस लिया कितना, 5 × I2, और उसके बाद मैं वहीं पहुँच गया लूप पूरा करने के लिए जहाँ स्टार्ट हुआ था, तो मैंने क्या कर दिया, = 0। तो ये मैं लगाया KVL पहले लूप में। अब देखो मुझे दो वेरिएबल मिले, I1 और I2 मिले, सोल्व करना वो तीसरा है, तो मेरे पास 3 वेरिएबल हो गए हैं, तो ये सोल्व तो इक्वेशन से नहीं होंगे, मुझे और इक्वेशन ढूंढनी पड़ेंगी। और तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक जंक्शन लॉ लगाया। जंक्शन लॉ क्या कि यहाँ पे I करंट यहाँ से आ रहा है, I करंट यहाँ से आ रहा है, और दो करंट जा रहे हैं I1 और I2, तो नेट करंट एंटरिंग कितना हुआ I, लीविंग कितना हो गया I1 + I2 हो गया। तो एक बन गया हमारा KCL, यानी किरचॉफ करंट लॉ बन गया। तो KCL लगाया, अभी भी मेरे पास 3 वेरिएबल हो गए हैं और इक्वेशन 2 ही हैं, तो मुझे एक और इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। अब मजबूरी हुई, मुझे बड़े लूप में जाना पड़ा, नहीं तो मैं बड़े लूप में नहीं जाता। कौन सा लूप मैंने उठाया, मैंने उठाया ये वाला लूप, यहाँ से लेकर के इस 20 को इंक्लूड करता मैं लूप उठाया है। आप इसको ना उठाओ, अगर आपका मन करे तो आप ये वाला लूप भी ले सकते हो, नीचे से 5 वाला लूप भी ले सकते हो, लूप पूरा होना चाहिए। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये तो कट गया, क्योंकि ये कट गया तो ये तो आपको नज़र आ रहा है, वायर के हिसाब से तो ये फिर अगर इधर से होगा तो फिर ये कट गया था, वायर के हिसाब से तो बात होगी। तो हमने ऐसा छापा है इसको, क्या पता ये तार हों और दोनों साइड बाय साइड लगे हुए हों, तो फिर तो तार से एक साइड रह जाएगा ना। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे का मतलब कुछ नहीं है इसमें, वो सिर्फ डायग्रामेटिकली छपा हुआ है, असल में उसका मतलब टोटली डिफरेंट है। ठीक, तो मैंने इसमें ऊपर वाला ही ले लिया, नीचे वाला नहीं लिया। तो ऊपर वाले के हिसाब से मैंने फिर यहाँ से स्टार्ट होता हूँ, यहाँ से, और मैंने क्या किया, इधर लगाया, क्योंकि मैं करंट के अलॉन्ग जा रहा था, मैंने 10 × I पोटेंशियल ड्रॉप लिख दिया। अब आगे भी मैं करंट के अलॉन्ग ही जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ ड्रॉप कितना हुआ, 20 × I1, इसमें 20 × I1 हुआ है। अब मैं पहुँचा, मुझे बैटरी का पहले नेगेटिव मिला तो मैंने माइनस लिख दिया, = लिखते KVL। ये KVL का हमारा पहला दूसरा लॉ लगाया मैंने। अब मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन हो गए, मैंने सोल्व कर सकता हूँ। अच्छा, एक और खास बात जो मेन है इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, नहीं तो आप गोल गोल घूमते रह जाओगे, आपका KCL KVL का यानी किरचॉफ लॉ का आंसर कभी नहीं आएगा बोर्ड में बैठ करके, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर आपने कुछ रूल फॉलो नहीं किए तो।
वो रूल देखो, जितनी इक्वेशन है, जितने वेरिएबल हों पहले तो उतनी इक्वेशन बना लो। उसके बाद एक खास रूल, जिस टारगेट करके इक्वेशन एलिमिनेट करो, टारगेट करके वेरिएबल को एलिमिनेट करो, और जिसको एलिमिनेट कर दो फिर उसको दोबारा मत उठाओ। जैसे अब यहाँ 3 वेरिएबल हैं तो हमें इनको हटा करके 2 बनानी पड़ेंगी, और जो आपने एक बार यूज़ कर ली है, जो वेरिएबल आप एलिमिनेट करते हो पहले, फिर उसमें से कोई भी ऐसी इक्वेशन को दोबारा नहीं यूज़ करोगे जिसमें वो वेरिएबल रहा हो। मैं करके दिखा रहा हूँ, मैंने छोटा क्वेश्चन जानबूझ के उठाया, नहीं तो इस पर पूरा पेज भर जाता, पूरा बोर्ड भर जाता, इतना मेरा क्वेश्चन सोल्व होता भी नहीं। तो इसलिए मैंने इसको छोटा क्वेश्चन थोड़ा सा उठाया था ताकि कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। तो मैंने इसमें से सोचा कि मैं आई को एलिमिनेट करूँगा। 3 वेरिएबल हैं, I1, I2, I। तो मेरी मर्जी, इसको मर्जी एलिमिनेट करूँ, जो आपकी वैसे इच्छा है जो मर्जी एलिमिनेट कर लो। तो मैंने सोचा कि मैं I को एलिमिनेट करता हूँ। तो मैंने इस इक्वेशन को यूज़ किया, इक्वेशन 2 को यूज़ किया, किसमें, 3 में यूज़ किया, 2 को 3 में यूज़ किया, और I को हटा दिया, यानी कि I की जगह पे यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब भूल करके भी, अब ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 4, और ये इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1। अब भूल करके भी इसके बाद के किसी भी स्टेप में 2 और 3 को यूज़ मत कर लेना। अगर आपने दोबारा उनको यूज़ कर लिया तो फिर आप गोल गोल घूमते रह जाओगे, आपका आंसर नहीं आएगा। समझे? जो यूज़ हो गई हैं, जिनसे आपने वेरिएबल एलिमिनेट किया है, उन इक्वेशनों को फिर दोबारा नहीं उठाना, क्योंकि मैंने इन दोनों को यूज़ करके ये इक्वेशन बनाई, इक्वेशन नंबर 4। इसमें सिर्फ I1, I2 ही हैं, तो जो इक्वेशन में I था वो सारी अब छोड़ दो, दोबारा यूज़ करनी ही नहीं वो। ठीक, तो ये दोनों हटा दी। अब मेरे पास 2 इक्वेशनें बची हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4। थोड़ा एडजस्ट किया मैंने इसको, 10I1 प्लस 20I1 30I1 बन गया, और ये 10I2 बन गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 50। अब 0 से 0 काट दिया, बन गया हमारा 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन बन गई। थोड़ा सा मैंने रिड्यूस ऊपर वाले को भी किया, इसमें से 5 कॉमन लिया है, ऊपर वाले में से 5 कॉमन लिया, तो इक्वेशन नंबर ये 4 ही है अभी भी, बस थोड़ा सा एडजस्ट की गई है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है, थोड़ा एडजस्ट किया गया, मतलब इसमें 5 कॉमन लेकर काट दिया गया, तो 4I1 माइनस I2 इक्वल टू 0 बन गया। मतलब वो पहली वाली इक्वेशन ही फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, इनको यूज़ करूँगा ही नहीं। तो बन गया, बाद में यूज़ करेंगे जब सारे वेरिएबल आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद वापस पुट करते चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले 3 इक्वेशनों से 2 बनाई, कौन सी, चौथी और पहली। अब 2 से फिर 1 बनाएंगे, कैसे, इन दोनों में से जो कॉमन है काट दो, मैंने ऐड कर दिया, I2 से I2 कट गया, या 7I1 प्लस I2 5, ये 5वीं इक्वेशन आ गई। तो पहले 3 इक्वेशन थी, 3 से मेरी 2 बनी, 2 से मेरी 1 बनी। अब वापस पुट करते हुए सोल्व करते जाएंगे। ऐसे अगर आपके 4 वेरिएबल आ रहे हो तो पहले 4 से आपकी इक्वेशन है 3 बनेंगी, 3 से फिर 2 बनेंगी, फिर 2 से फिर 1 बनेगी, फिर वापस पुट करते करते आप वेरिएबल निकालोगे। अगर ये स्टेप फॉलो नहीं किया तो फिर भूल जाना, आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये 5वीं इक्वेशन मैंने बनी, तो यहाँ से मुझे I1 मिला कितना, 5/7। अब इसको मैंने यूज़ किया वापस किस में, 5वीं इक्वेशन को। अब वापस यूज़ कर सकता हूँ मैं पहले वाली को, 1 को, इसको यूज़ किया तो मुझे I2 मिला 20/7, क्योंकि I2 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स I1, 20/7। अब मैंने यूज़ किया वापस फिर सेकंड को, जब वेरिएबल आने शुरू हो गए उसके बाद मैं ऊपर गया, नहीं तो मैंने इक्वेशन यूज़ नहीं की, क्योंकि यहाँ पे I हमारा I1 प्लस I2 बनता है। तो 20/7 प्लस 5/7 25/7, और यही हमारा सीरीज पैरेलल यूज़ करके आ रहा था। तो ये था किरचॉफ लॉ को यूज़ कैसे करते हैं और किरचॉफ लॉ होते क्या हैं। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो गारंटी है कि क्वेश्चन तो मिलना ही है, या बोर्ड में मिलना है, कंपटीशन मिलना है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो फिर बोर्ड में क्वेश्चन छोड़ के आओगे, न्यूमेरिकल छोड़ के आओगे। वैसे वो ऑप्शन में आता है मोस्टली, तो आपकी किस्मत अगर अच्छी रही तो इस बार भी ऑप्शन में रहेगा। तो 80% चांस है ऑप्शन में रहता है वो न्यूमेरिकल, जो भी आता है उसके और में कुछ दूसरा न्यूमेरिकल आ जाएगा, या सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा किरचॉफ लॉ के और में। ठीक है, रेयरली कभी आता है कि अकेला ही आ जाए, अगर उसमें आ भी जाए अकेला तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी रखते हैं वो। ठीक, लेकिन कंपटीशन में तो यूज़ ही होना है, इसकी ट्रिक्स ही हमारी इस्तेमाल होनी है। आगे के सारे कॉन्सेप्ट इससे जुड़े हुए थे, इसलिए मैंने पहले इसको उठाया है। ठीक, और सीरीज पैरेलल की जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो कर लेना। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आपको मिलेंगे भी नहीं, फ़ायदा भी नहीं है कुछ यहाँ पे सिंपल सीरीज पैरेलल सोल्व करने का, क्योंकि जो भी है वो सारा इससे चलता है।